पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार दौरे पर रहेंगे। मोतिहारी में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार को मिल सकती है कई विकास परियोजनाओं की सौगात। नौ जुलाई को हमीरपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। कई योजनाओं का शिलान्यास और सभागार में अधिकारियों संग करेंगे बैठक। ज्ञानवापी एसआई सर्वे याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली। हिंदू पक्ष राखी सिंह की तरफ से दाखिल है याचिका। अब 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी में छात्र की गला रेतकर हत्या। मंत्री संजय निषाद ने परिजनों से मिलकर न्याय का दिलाया भरोसा। कहा कानून का राज सर्वोपरि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां 9 जुलाई को हमीरपुर जाएंगे सीएम योगी। डीएम घनश्याम मीना ने समीक्षा बैठक की है। डीएम ने अधिकारियों संग एक अहम बैठक की है। कई योजनाओं का शिलान्यास सीएम के हाथों इस दौरान होगा। सभागार में अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे सीएम योगी। सीएम राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा होगी। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई को हमीरपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। इसको लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है और सीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री हमीरपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इसके बाद सभागार में अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक बैठक भी उनकी ओर से की जाएगी। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी इस दौरान रहेगी और 9 जुलाई को हमीरपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और उनके आगमन से पहले यहां पर अधिकारियों की एक बैठक हुई है, जहां पर तमाम तैयारियों की समीक्षा अधिकारियों की ओर से की गई है। जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और सीएम के आगमन से पहले यहां पर तमाम पहलुओं पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खासकर सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर पहले से ही तैयारियां की जाएंगी, चाहे वो रूट डायवर्जन हो या फिर जहां पर जनसभा को संबोधित करना है वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता करना हो। हर एक पहलू पर यहां पर समीक्षा जो है की जाएगी। और जैसे कि बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पहुंचेंगे तो उनके आगमन के बाद यहां पर जो है एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वो अपनी जनसभा में कहेंगे, देखना होगा। और इसके अलावा एक समीक्षा बैठक भी वो अधिकारियों के साथ करेंगे, जहां पर सभागार में समीक्षा बैठक होगी और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी इस दौरान रहेगी, जहां पर जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों को देते हुए नजर आएंगे। तो 9 जुलाई को सीएम योगी का हमीरपुर दौरा रहने वाला है और इसको लेकर तैयारियां यहां पर फिलहाल अधिकारियों की ओर से की जा रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आलू, गन्ना, गेहूं और आम उत्पादन में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। कृषि प्रसंस्करण में अब तक 50,000 करोड़ का निवेश हुआ है। रेडी टू ईट ट्रेंड से प्रसंस्करण सेक्टर को बूस्ट मिलता हुआ नजर आया है। काला नमक, धान, केला, गुड़, आंवला, आम शामिल है ओडीओपी में और कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित योगी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। यूपी की फल और सब्जियों से सबसे ज्यादा यहां पर मुनाफा हो रहा है और इसमें हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलू, गन्ना, गेहूं और आम के उत्पादन में यूपी में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने प्रसंस्करण और कृषि निर्यात पर खास ध्यान केंद्रित किया है। अब तक 50,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हो चुका है। खासकर रेडी टू ईट जैसे उत्पादों के चलते प्रसंस्करण की संभावनाएं तेजी से इस समय बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा काला नमक, धान, केला, गुड़, आंवला और आम को ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में से शामिल किया गया है। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स यानी कि सीएफसी की स्थापना कर किसानों को तकनीकी और लॉजिस्टिक्स सहायता दी जा रही है। योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश के किसान और खेती दोनों को तेजी से मुनाफा हो रहा है और इसके चलते कृषि भी बेहद खुश है।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा दी है। अब तक की सबसे अधिक अभ्यर्थियों की भागीदारी इस दौरान दर्ज की गई है। 24 घंटे लाइब्रेरी और स्टडी मटेरियल ने यहां पर यूपी की तस्वीर बदली है। उपाम के तहत ट्रेनी अधिकारियों से यहाँ पर इंटर्नशिप मिली है, मेंटरशिप भी उन्हें मिली है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस योजना के तहत 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में भाग लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे बड़ी भागीदारी इस दौरान दर्ज की गई है। 24 घंटे लाइब्रेरीज खुल रही हैं, गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटीरियल अब उपलब्ध हो पा रहा है। यूपीएएम के तहत ट्रेनी अधिकारियों से मेंटरशिप भी अभ्यर्थियों को अब मिल पा रही है, जिसके चलते सरकार की योजना जो है सफल तरीके से धरातल पर उतर रही है। और सरकार की योजना अब युवाओं के सपनों को उड़ान देने का सबसे मजबूत माध्यम बनती हुई भी नजर आ रही है। और पीसीएस में परीक्षा में 300 अभ्यर्थियों का शामिल होना यानी एक नया कीर्तिमान यहां पर स्थापित हुआ है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। और जो सरकार की ओर से यहां पर सुविधाएं दी जा रही है, उसके जरिए भी युवाओं को यहां पर अपने सपने पूरे करने में मदद मिल रही है। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान सम्मान निधि में अपात्रों की जांच होगी। मुख्य सचिव ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए। अब केवल 48.84% किसानों की ही आईडी बनी है, बताया गया है। अलग से एक सत्यापन अभियान जो है चलाया जाएगा, इसको लेकर तैयारी हो रही है। अपात्रों को सूची से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। सिर्फ पात्र किसानों को योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पात्रों को अब लाभ नहीं दिया जाएगा, 1 भी रुपया उन्हें नहीं मिलेगा। जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जल्द किसान आईडी का काम जो है पूरा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिकारियों को सघन सत्यापन के निर्देश दिए हैं। और अभी तक महज 48.84% किसानों की आईडी ही बन पाई है, ये बात सामने आई है, जिससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच मुख्य सचिव ने कहा है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों को ही मिले, सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अलग से सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाए और पात्र किसानों को समय से लाभ दिया जाए। तो ये बात सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। पृष्ठभूमि के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को सालाना 6,000 की सहायता दी जाती है। लेकिन बीते कुछ समय से लगातार इस शिकायतें भी मिल रही हैं कि जो लोग इस सूची में शामिल नहीं होने चाहिए, उनका नाम भी इसमें शामिल है। और ऐसे में अपात्र लोगों का नाम हटाने के लिए यहाँ पर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि लगभग 49% लोगों की आईडी ही अब तक बनी हुई है। ऐसे में कई अपात्र नाम इसमें शामिल हैं, जिनको हटाने का काम आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 के शुभारंभ एवं प्रगतिशील बागवानों के सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज किसान आधुनिक तकनीक के सहारे मेहनत कर रहे हैं, उत्कृष्ट उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरयू नहर परियोजना के जरिए पूर्वांचल के किसानों की सिंचाई समस्या का समाधान भी हुआ है। सीएम योगी ने कई और महत्वपूर्ण बातें भी इस दौरान कही हैं। किसानों और बागवानों को लगातार फायदा मिल रहा है, ये बात उनकी ओर से कही गई है। देखते हैं कुछ एक नई बात को लेकर के जब कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देखता था, इस बात ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी आज सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा
करते नजर आए। उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात की है और लंबित परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली है। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नोएडा को एक हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सभी काम समय पर पूरे हो और कोई भी काम लंबित न रहे। इसके साथ ही उन्होंने औद्योगिक भूखंडों की योजना और अन्य विकास स्कीमों को भी विस्तार से समझा है, उसकी समीक्षा की है। नोएडा में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए मंत्री नंदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गुड़ाईचा गांव के पास पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर अचानक आए एक बच्चे को बचाने की कोशिश में बस पलट गई और इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 15 बच्चे घायल हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और फंसे बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। सभी घायल बच्चों को पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए दुख जताया है। मृतक छात्र के परिवार के प्रति संवेदना भी सीएम ने प्रकट की है और इसी के साथ अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश जारी किए हैं। और इस बीच प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई टल गई है। एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है। 6 अगस्त को हाईकोर्ट मामले में सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष राखी सिंह की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में वजू खाने के क्षेत्र का एएसआई सर्वे कराने की मांग की जा रही है और ऐसे में फिलहाल सुनवाई टल गई है। प्रयागराज से जुड़ी ये अहम खबर है, जहां पर ज्ञानवापी विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। ये याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें वजू खाने के क्षेत्र का एएसआई कराने की मांग जो है की जा रही थी, सर्वे कराने की मांग की जा रही थी। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है। ज्ञानवापी विवाद पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में इस याचिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। फिलहाल आज की सुनवाई टल गई है और वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई टली है। प्रयागराज में शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता
महेंद्र प्रताप सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से असहमत हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये साफ उनकी ओर से कहा गया है। शाही ईदगाह को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बना हुआ है, वहां पर खुदाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मांग को सुनने से इनकार करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। इस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एक एप्लीकेशन दाखिल की थी इसी डेट में और 23 तारीख को सुना गया था। 4 जुलाई को आज के लिए ऑर्डर के लिए निश्चित किया गया था। आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। अब इसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी हमको मिली नहीं है, लेकिन संज्ञान में आया है कि हमारी एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया है। ऑर्डर को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसको मीनवाइल जो शाही ईदगाह मस्जिद है इसे विवाद ढांचा घोषित किया जाए, क्योंकि इसके संबंधित तरह के अन्य केसों में विवाद ढांचा घोषित किया गया। तो अभी कॉपी नहीं मिली, कॉपी ले रहे हैं और कॉपी लेने के बाद इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से चले जाएंगे निश्चित रूप से। तो क्या डाला था आपने? ये नहीं, हमने ये कहा था कि इसमें ये जो 13.37 एकड़ है, 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है वो शाही ईदगाह नाम पे से ये लोग कहते हैं, वो शाही ईदगाह नहीं है। और हमने ये भी क्लियर किया था कि मीनवाइल जब तक केस चला है विवाद ढांचा घोषित कर दिया। तो इसी की हमने एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दी शपथ पत्र के साथ। तो लेकिन माननीय न्यायालय ने अब जैसा संज्ञान में आया है बताया गया। कानपुर में डीएम विशाख जी अय्यर ने जन सुनवाई को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए गुरुवार से कलेक्ट्रेट में टोकन व्यवस्था लागू की है। अब फरियादियों को नंबर के अनुसार डीएम से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही इंतजार कर रहे लोगों को चाय, मिठाई और ठंडा पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम के इस नवाचार से भीड़ प्रबंधन बेहतर हुआ है और लोगों को समान अवसर मिल रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जिलाधिकारी विद्युत दर्शन में उपस्थित जरूर हैं 1 घंटे से 2 घंटे, परंतु कानपुर महानगर चूंकि काफी बड़ा है, जब मैंने देखा कि काफी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और जिन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो गया उनके कहे सुने से और अधिक लोग बढ़ गए, 200-250 लोग आने लगे। तो उसके क्रम में फिर एक टोकन की व्यवस्था की गई ताकि लोग आसानी से तसल्ली से बैठ सकें और टोकन प्राप्त करके वो आसानी से इंतजार कर सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है। और क्रम से ही हम सभी को सुनते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। जिस क्रम संख्या पे वो आए हैं प्रातः, उसी क्रम संख्या पे उनकी सुनवाई कर दी जाती है। वाराणसी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक छात्रा की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया है और कहा है कि कानून का राज सर्वोपरि है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही कठोर कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाएगा। तो छात्र की गला रेत कर निर्मम हत्या करने की वारदात सामने आई है, जहां पर मंत्री संजय निषाद की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। रायबरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने जिले के प्रमुख शिव मंदिरों का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो पाए। पूरे जिले में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल बना रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फजलपुर फाटक के पास एक डेयरी से 5 कुंटल नकली दूध और 60 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। डेयरी गांव बोहरका पट्टी निवासी इरफान चला रहा था और छापेमारी के दौरान क्रीम और रिफाइंड भी यहां पर पाया गया है। नकली दूध को मौके पर नाले में बहा दिया गया और पनीर नष्ट करने की कार्रवाई जारी है। डेयरी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। ये हमारे क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राकेश कुमार
जी को गोपनीय सूचना मिली थी कि जो है गजोला क्षेत्र में खाजापुर फाटक के पास में जो है पनीर एक अवैध रूप से बनाया जा रहा है और उसमें जो है मिलावटी दूध से वो तैयार किया जा रहा है। तो उस सूचना पर जो है टीम के साथ पूरे जनपद की खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को लेकर के छापा डाला गया और मौके पर जाकर के जो है काफ़ी मात्रा में अपमिश्रक पकड़े गए हैं और उसमें जो अपमिश्रण का प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। इसके अलावा जो है वो अनहाइजीनिक दृष्टि में और अस्वास्थ्य का दशा मतलब बहुत गंदगी में वो जो है उसको पनीर को निर्माण कर रहा है। ये मौके पर लगभग जो है 500 लीटर दूध और लगभग 50 किलोग्राम पनीर, 11 लीटर रिफाइंड पाउडर। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरेली पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 266 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं। पुलिस के सराहनीय प्रयास के लिए 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के सहयोग से तथा CCTNS के कर्मचारी तथा सर्विलांस सेल के सहयोग से एक अभियान जो गुमशुदा मोबाइल है पूरे जनपद क्षेत्र में उनको बरामद करके उनके वास्तविक ओनर को प्रदान करने का एक अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत माह जून में कुल 266 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किए हैं। उनके वास्तविक ओनर को आज प्रदान किया जा रहा है। इनकी समेकित लागत लगभग 50 लाख रुपए है। आपको बता दूं कि अभी तक इस वर्ष इस अभियान में कुल 1271 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। ये अभियान आगे भी सफलतापूर्वक चलाया जाता रहेगा। इस अभियान में अच्छा कार्य करने वाले कुछ थानों को तथा 7 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया है, जिनको 2-2 हजार रुपए नगद। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।